अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। हमेशा की तरह आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, उसके साथ आए हैं। कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में और कितना ज़रूरी है ये। हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरगिवनेस ऑन आवर मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद अल्लाह। इसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं समिया। इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमें बताएँगी कि ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है और इन चीज़ों को किस तरह से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आपका? जी, शुक्र है, बहुत अच्छा गुज़र रहा है और अब तो अब आपको पता है दूसरा इशरा ख़त्म होने वाला है और करीब है कि बिल्कुल ऐसे आगे ही। फिर ईद आ जाएगी और फिर रूटीन जो उनसे चेंज हो जाएगी। रमज़ान में थोड़ी रूटीन डिफरेंट होती है, सोने-जागने की टाइमिंग्स लोगों की बिल अक्सर चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए। जी, ऐसा ही है। तो जी हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि किसी को माफ़ कर देने से हमारे दिमाग पे उसके क्या असरात होते हैं या हमारा उसके साथ स्पिरिचुअली क्या रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ फॉरगिवनेस? अगर हम कहें कि माफ़ कर देना क्या है? हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं इन साइकोलॉजी? जी माफ़ करना क्या है वो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आज ये जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस टॉपिक पर बोलना है, तो ये तमाम उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी वजह से हर्ट हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्ब हैं, या तो वो किसी से बहुत उसकी वजह से नफ़रत करने लग गए हैं, या इनमें जेलसी है, या उनमें कॉम्पिटिशन आ गया है, कंपैरिज़न में वो आ गए हैं और वो इन तमाम चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं फ़िज़िकली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गए हैं। जो कि उनको नहीं पता कि इसके पीछे वो तमाम बिलीव्स हैं, वो नेगेटिव बिलीव्स हैं, वो थॉट्स हैं जिन्होंने उन्हें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर दिया है। मैं पहले तो बताती चलूँ कि ये टॉपिक मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया उन तमाम लोगों की हेल्प करने के लिए जो कि कभी रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। वो ये सोचते हैं कि बस उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया और मुझे तो बदला लेना है इससे, या अगर मैं नहीं भी बदला ले सकता, मेरे में ताकत नहीं है, तो मैंने उसे दिल से माफ़ नहीं किया, अल्लाह उससे ज़रूर बदला देगा। वो ऐसा सोचते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरगिवनेस है क्या, ठीक है? किसी ने आपको बिला वजह गाली दे दी, आपके साथ अब्यूज़ कर दिया, आपको जो-सा उन्होंने टॉन्ट किया, टॉर्चर किया, आपका कसूर कोई नहीं था उसमें और आपको उसके बाद आप हर्ट हो गए, अब आप बदला भी नहीं ले सकते। अब आपको जी। क्या कहा जाता है, चलो छोड़ो परे, कोई बात नहीं, अगर इसने ऐसा कह दिया तो इसमें ऐसी कौन-सी बात है? या आपसे ये कहा जाता है कि न गलती हो गई ना, चल यार कबूल कर लो इसको, या हमें ये कह दिया जाता है कि भुला दो या अपना रवैया पहले जैसा कर लो। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों कर लें अपना रवैया हम वैसे? सोचने वाली बात है ना, मैं हर्ट हुई हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं कैसे किसी उसको माफ़ कर दूँ जिसने मुझे हर्ट कर दिया? सो ये तो माफ़ी नहीं है कि मैं उसे कह दूँ कि मैंने भुला दिया तुम्हारी बात को या मैं अपनी रूटीन में आ गया। अब है क्या माफ़ी फिर? दरअसल माफ़ कर देना या फॉरगिवनेस जो-सी है, वो ये चीज़ है कि आप कॉन्शियसली और डेलिबरेटली ये डिसाइड कर लें कि मैंने उन तमाम बातों को जिन्होंने मुझे हर्ट किया है या जिसकी वजह से मैं बहुत रोई हूँ या जिसकी वजह से मेरे अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं, मैंने उन सब को अपने माइंड से रिलीज करना है, उन सबको अपने माइंड से निकाल देना है। अब हम मिक्स कर जाते हैं इन चीज़ों को। मीन्स मैं ये कहती हूँ कि मैंने किसी को माफ़ कर दिया, मैंने मुंह से कह दिया सॉरी, उसने इट्स ओके कह दिया, लेकिन मैं दिल से नहीं निकालती। अब होता है क्या, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं। अनकॉन्शियस में जो थॉट्स होती हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाती हैं। टाइम गुजर गया, हम बात भूल गए, लेकिन जब कभी ऐसा कोई ड्रामा देखेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन देखेंगे, कोई लोग हमारे सामने ऐसे एक्ट कर रहे होंगे, हमारे अंदर सैडनेस आना शुरू हो जाएगी, हम उदास हो जाएंगे, हम अग्रेसिव हो रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं यार ये तो ड्रामा चल रहा है, तुम्हारे अंदर अग्रेसिवनेस क्यों आ गई है, तुम क्यों रो रही हो? वो रोना उस ड्रामे को देख के नहीं होता, वो उन बातों की वजह से होता है जो हमारे अनकॉन्शियस में बैठी होती हैं। मीन्स हमने माफ़ नहीं किया होता, हमने सिर्फ उन्हें भुलाया होता है। तो इसीलिए जो उनसे यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि माफ़ करना होता क्या। जी।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाई शुड वी केयर अबाउट फॉरगिवनेस, कि हम लोग को अगर हम किसी को माफ़ नहीं भी कर रहे और अगर कर भी रहे हैं तो हम लोग उसके बारे में केयर क्यों करनी चाहिए? इफ एनीबॉडी बैडली हर्ट्स अस व्हाई वी शुड फॉरगिव देम? आप सही कह रही हो। अक्सर मुझसे जॉनसन ने ये क्वेश्चन किया जाता है कि हम क्यों माफ़ कर दें उसे, उसने तो मुझे बहुत तंग जी, किया। मैं आपको एक रीसेंट जो है वो इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे शेयर किया। कॉलेज स्टूडेंट थी वो। जब उन्होंने मुझसे वो मिली पहली दफ़ा और उसके बाद उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिया, देन वो चली गई। उनके साथ कुछ स्टोरी ऐसी थी कि उनके स्टेप फादर थे और उनके स्टेप फादर ने उनको अब्यूज़ किया जब वो 16 जी, ईयर की थी। और उसको सिर्फ ये नहीं कि एक दफ़ा दो दफ़ा 8 ईयर्स तक वो उसको अब्यूज़ करते रहे और वो अपनी मदर को ये बात नहीं बता सकी, सिर्फ इसलिए कि मेरी मदर हर्ट हो जाएंगी। उसने इस चीज़ को अपने ऊपर इतना सवार कर लिया, इतना ज़्यादा सवार कर लिया कि आप देखो कि उसमें ओबेसिटी आ गई, उसके अंदर डिप्रेशन, उसमें एंजाइटी, उसमें कॉम्प्लेक्सेस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं किसी से बात करने का। जब ये एंजाइटी का लेवल हाई हुआ, ओवर ईटिंग करना उसने शुरू कर दी और उसका वेट यू कैन इमेजिन कि 25 ईयर्स में उसका जो वेट था वो 100 प्लस केजी था। और वो जब मेरे पास आई उस टाइम में उसका एक बेबी भी था और उसके जो हस्बैंड थे लाइक वो उसके साथ नहीं थे। वो सिंगल पेरेंट के तौर पे अपनी जो बच्ची है उसकी ट्रेनिंग वो कर रही थी। और जब मेरे पास आई और हमारे यहाँ जब हमने पास्ट हिस्ट्री जाननी होती है और हम क्योंकि डायरेक्ट कोई भी हमें नहीं बताता कि हमारी पास्ट हिस्ट्री क्या है, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि क्या आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने आपको हर्ट किया था, उन्हें डिस्टर्ब किया था उन्होंने आपको। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको आपके पास्ट की तरफ लेके जाता है और आप अपनी वो बातें बताना शुरू कर देते हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए होते हो। अच्छा, जब उससे मैंने ये क्वेश्चन किया तो उसने मुझे हैरत से देखा, क्योंकि उससे पहले वो मुझे अपने स्टेप फादर की बात बता चुकी हुई थी। उसने मुझे कहा मैं उसे माफ़ कर दूँ? मैं कैसे माफ़ कर दूँ उसे? उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया और मैं नहीं बोल सकी, मैं किसी को नहीं बता सकी, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। फिर उसके इसके अलावा मैं इतना टाइम इंतज़ार करती रही कि शायद वो कभी मुझसे माफ़ी माँगेगा, कभी मुझे ये कहेगा कि सॉरी मुझसे गलती हो गई या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, कभी उसने अपोलोजाइज़ नहीं किया, कभी उसको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। और अब उसकी डेथ हो चुकी हुई है। लाइक उस टाइम जब वो मेरे पास आई उसने बताया कि कोई 8-10 साल हो गए हैं और वो अब उनकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है। तो वो कहती है कि मैं ये बात ना अपने दिल से निकाल सकती हूँ और निकालूँ भी क्यों? अल्लाह उससे पूछेगा, अल्लाह उससे बदला लेगा इस चीज़ का। तो मेरा फिर उससे यही क्वेश्चन था या मैंने उसे यही समझाया कि देखो माफ़ कर देना इसलिए नहीं है कि हमने जो उनसे उसको फ़ायदा देना है इसका। माफ़ कर देना हमारे अपने लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लाइक आप देखो, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारें, हम मिज़रेबल लाइफ़ गुज़ारें, हम जो उनसे है वो अग्रेसिव लाइफ़ गुज़ारें या हम लोनलीनेस में टाइम गुज़ारें, कितने लोग होंगे? मेरा ख्याल है सबका ये आंसर होगा कि हमें एक हैप्पी लाइफ़ चाहिए, हमें एक अच्छी लाइफ़ चाहिए जो कि हम गुज़ारना चाहते हैं। तो जब आपको एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारनी है ना, तो उसके लिए आपको अगर कोई हर्ट कर रहा है, तो आप उसको माफ़ कर देना अपने लिए। सपोज़ आप मुझे हर्ट करती हो, मैं किसी अग्रेशन शो करती हूँ, गुस्सा कर रही हूँ, बीपीआई किसका होगा? मेरा। डिप्रेशन किसको होगा? मुझे होगा। हाँ, मे बी कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स आ जाएँ, वो मुझे आएँगे, किसी और को नहीं आएँगे, उसको नहीं आएँगे। सो किसी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि इनडायरेक्टली आप अपने ऊपर एहसान कर रहे होते हो, ठीक है? और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये सोच लें कि दूसरा शायद इस काबिल भी नहीं है कि हम उससे नफ़रत करें, लाइक नफ़रत भी किसी ख़ास स्टेट पे जाके की जाती है ना, जिससे बहुत प्यार होता है, तो माफ़ कर देना चाहिए। उसको इस काबिल भी नहीं रखना चाहिए कि हम उसकी बात को अपने माइंड में रखें और अपने आप को डिस्टर्ब करें। जी। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था फॉरगिवनेस ऑलवेज़ नॉट ईज़ी व्हाट वी डू? तो अभी मेरे ख्याल में उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हमें ये क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जी फौला आमिर हम आपके ही क्वेश्चन का आंसर कह रहे हैं कि इसलिए माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि आपको अपनी लाइफ़ में हैप्पीनेस चाहिए। आप किसी दूसरे को नहीं देखेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात को पड़ रहा है। ठीक है? तो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए या अपनी खुशी के लिए, अपनी लाइफ़ को स्मूथ बनाने के लिए आपको माफ़ कर देना चाहिए।
तो जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फॉरगिवनेस अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ? यानी कि हमारी मेंटल हेल्थ के साथ ये किस तरह रिलेट कर सकती है? बिटरनेस जो हम बात करते हैं वो हम किसे कहते हैं? ये हमारी जी मेंटल हेल्थ को किस तरह इफेक्ट करेगी? मुझसे अक्सर ये स्टूडेंट्स को मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं माफ़ कर देना इतना आसान नहीं होता। समटाइम हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि हम नहीं माफ़ कर पाते, उसके लिए क्या करें? माफ़ करने के जो स्टेप्स हैं, साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं, वो तो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि किस तरह से होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये रेफरेंस देना चाहूँगी कि कुरान मजीद में भी बार-बार अपनी सेल्फ की बात हुई है। मीन यानी कि हर इंसान अपनी ज़ात का खुद ज़िम्मेदार है, ठीक है? जब एक जो ये आपको एक जिस्म नज़र आ जी, रहा है ना, इसके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ब्रेन है, इसकी रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। जब हम इसके खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसकी हेल्थ का ख़्याल करना हमारे लिए ज़रूरी है, इसकी वेलबींग को प्रमोट करना ज़रूरी है। वो प्रमोशन तभी होगी जब हम ऑन करें कि ये प्रॉब्लम हो गया है और अब इसको जो-सा ना हमने निकालना है या इसमें से अपनी ज़ात को निकालना है। आप नहीं निकालोगे अपने आप को, तो आप कभी भी उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि अपने आप को सँवारो, अपने आप की ग्रूमिंग करो, अपनी जो-सी है हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो-सी हैं उनको अचीव करने की कोशिश करो। तो अगर हम इन छोटी-मोटी चीज़ों में पड़े रहेंगे कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे उससे माफ़ नहीं करना या उसको दिल में बिठा लिया, तो हम आगे कैसे जाएँगे? सो आगे बढ़ने के लिए भी माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, बुरहान खुर्शीद भट्ट का है, शुड वी फॉरगिव द सेम पर्सन ओवर एंड ओवर अगेन? कि एक पर्सन को हम बार-बार अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे माफ़ कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो 2 तरह के हैं। एक वो लोग हैं हमारे साथ जिनके साथ हमारा बिल्कुल आप कह लो कि क्लोज़ रिलेशन नहीं है, हम उनसे अपने वर्क स्टेशन पे मिलते हैं या बाहर कहीं मिलते हैं। उन्होंने जब कभी उनसे कनेक्ट हम हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाज़ार जा रही थी, बाज़ार में किसी खातून ने मेरे साथ बदतमीज़ी की या मतलब कहा कि तुम मुझे पहले जगह दो। मैं कभी भी उसकी बात से उतनी हर्ट नहीं होंगी जितने हम अपने पर्सनल जो रिलेशंस होते हैं या हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनसे हर्ट होते हैं। रीज़न क्या होती है कि एग्ज़ैक्टली, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। सो ऐसे तमाम बिल्कुल, लोग जो कि मुझे ये कहते हैं कि हम उसे कैसे माफ़ कर दें या मतलब उसी सेम पर्सन को, मैं कहती हूँ आप माफ़ ना करो, एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर लो। जैसी एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़ीरो होंगी ना, वैसे ही आपको उनकी बातें बुरी लगना कम हो जाएँगी। आपको गुस्सा ही नहीं आएगा। ठीक है? दूसरी चीज़ बिल्कुल, आप ये देखो कि हर पर्सन का ना अपना एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। अगर कोई आपके साथ कोई ऐसी बात कर रहा है, तो ये सोचो कि यार इसका लेवल ही इतनी सोच तक का है। मैं इससे हायर लेवल पे हूँ, जो जिस तरह मैं सोच सकता हूँ, ये कभी भी नहीं सोच सकता। सो उसको इसलिए इग्नोर कर दो कि उसका लेवल ही सही, इतना है, वो कभी भी इससे आगे सोच ही नहीं सकता। ठीक है। ओके, अभी आपने बात की कि कुछ स्टेप्स हैं फॉरगिवनेस के, तो हम किस तरह से किसी को माफ़ कर सकते हैं? हमारा माइंड तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को, तो साइकोलॉजिकल हम इसको किस तरह से डील करते हैं? देखें, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, आप स्टार्ट यहाँ से लें कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, ठीक है? फॉर जी, एग्ज़ाम्पल कोई रीसेंट इंसिडेंट आपके साथ हुआ। अब जैसे ही कोई रीसेंट इंसिडेंट हमारे साथ होता है ना, तो उसके फ़ौरन साथ क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी थिंकिंग पार्ट जो ब्रेन है ना, उसको वो एकदम स्टॉप कर देता है। लाइक हमारा जिस तरह बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ब्रेन में, इसी तरह से एक हमारा थिंकिंग का सिस्टम है, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको क्या करता है कि लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है और उसके बाद हमारी या जो थिंकिंग प्रोसेस है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है। जैसे ही कोई इमोशनल स्टेटमेंट आपके सामने आती है या कोई आपको हर्ट करता है, तो होगा क्या कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो आपके ब्रेन के ब्लड की सप्लाई को एकदम डाउन कर देगा। मीन्स कि आपको उस खतरे से बचाएगा जिसकी वजह से आप इमोशनली ज़्यादा हर्ट हो सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो। लाइक पहला रिस्पॉन्स वो देने की कोशिश करता है। अच्छा, अब वो करता क्या, कैसे रिस्पॉन्स होगा, आपके अंदर 2 तरह की थॉट्स आएँगी। एक ये कि भाग जाओ या दूसरा ये है कि अब इसके साथ फाइट करो। लाइक फाइट और फ्लाइट की टर्म जिस तरह इसके लिए यूज़ होती है, कि आपका दिल चाहेगा कि मुझे जो उनसे ना इसे या तो बहुत मारना है, अगर वो आपसे बड़ा है तो आप कहोगे कि बस इग्नोर करो, जाने दो यहाँ से। वो कभी भी ना आपको थिंकिंग लेवल पे आने नहीं देता, यानी कि आपको सोचने समझने की सलाहियत कुछ देर के लिए बिल्कुल माफ हो जाती है। सो पहला स्टेप जो है ना, वो ये कि इस फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है और आपको अपने थिंकिंग जो सिस्टम है ना उसको एक्टिव करना है। अब वो एक्टिव कैसे होगा,
वो बहुत सिंपल है। कोई ऐसी सिचुएशन है, आप 2 मिनट के लिए पॉज लें और डीप ब्रीथ करें, लाइक अब लॉन्ग आपने ब्रीथ ब्रीदिंग। किया। हाँ, अब आपने क्या, जब आप इनहेल कर रहे हो ना, तो क्या है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके ब्रेन को जा रही है, आपकी कॉर्टेक्स तक पहुंच रही है। सो वो सिस्टम जिसे लिम्बिक सिस्टम ने एकदम से ब्लॉक कर दिया था, वो एकदम ओपन हो जाएगा। सो आपका जो सा माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। सो पहला स्टेप तो ये कि फौरन से रिएक्शन शो नहीं करना। आप कूल डाउन करो, अपनी डीप ब्रीथ करो, 1-2 डीप ब्रीथ करो और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करो। सेकंड जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो है रीफ्रेम द एक्सपीरियंस। लाइक अपने एक्सपीरियंस को आप रीफ्रेम करो। जिस किसी ने आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने अब्यूज किया या मुझे किसी ने डांटा या मेरा कसूर नहीं था, मेरे साथ कोई बदतमीजी की, तो आप एक्सपीरियंस को जब करोगे ना, रीफ्रेम करोगे, अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के देखो कि उसके पीछे क्या रीजन थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। क्या कोई मेरा कसूर था या उसका कसूर था? सो लाइक इसके अंदर 2 चीजें आ जाती हैं। एक हम टर्म बोलते हैं कि पर्सनल होना, एक इम्पर्सनल होना होता है। लाइक किसी ने कोई बात की, हम कहते हैं यार तुम इतने पर्सनल क्यों हो रहे हो? मीन्स कि हमें होता है कि इसने मुझे कहा, ये होता कौन है मुझे ये कहने वाला। दूसरा होता है इम्पर्सनल। लाइक सोचो कि ये उसके दिमाग की थॉट है, ये उसके साथ प्रॉब्लम है कि वो ऐसे अग्रेसिव होकर बोल रहा है, बेचारे के साथ पता नहीं क्या मसला होगा, अपनी जिंदगी की पता नहीं किन उलझनों में वो फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है और वो ऐसे क्वेश्चंस कर रहा है या मुझसे ऐसे बोल रहा है। जैसे ही आप इम्पर्सनल होगे ना, तो वो आपको दूसरे की बात उतना हर्ट ही नहीं करेगी। सो नंबर 1, turn on thinking system. Second one, reframe the experience. पूरे एक्सपीरियंस को आप रीफ्रेम करो। थर्ड वन चीज आ जाती है, सेट अप्रोप्रिएट लिमिट्स। लाइक आप अपनी जिंदगी की लिमिट्स जो सी है ना, उनको फाइनलाइज करो कि ये मेरी लिमिट्स हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि होता क्या है कि हमारी जब किसी से बहुत अटैचमेंट हो जाती है, हमने अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई होती, लिमिट्स नहीं बनाई होती, हम उसे उससे ज्यादा की परमिशन दे देते हैं। जब हम उसे खुद परमिशन दे देते हैं और वो हमें कोई भी ऐसी बात कर देता है, तो हम नाराज हो जाते हैं, लो इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये होता कौन है? असल में उसकी बात हमें हर्ट नहीं करी, हमारी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। सो कोई भी रिलेशन है आपका, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन है आपका, अपने स्पाउस के साथ है, आप फ्रेंड्स के साथ है, सो आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। और कभी भी अपनी लिमिट्स जो है ना खुद क्रॉस करो ना किसी और को करने दो। सो ये तो थर्ड स्टेप है कि आपको अपनी लिमिट्स जो है ना वो बनानी है, अपनी डिफाइन कर। बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और उनका ख्याल रखना है। 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप आ जाता है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपने तमाम व्यूवर से कहना चाहूंगी कि आप प्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो आपके साथ हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ गलत कर दिया, ये उसकी वजह से हुआ था, हालांकि आपने खुद किया। अगर आपकी तारीफ हो जाती है, आप कहते हो ये मेरी वजह से है। अगर कोई गलत हो जाता है, ये तो उसने मशवरा दिया था। जिस लाइक हम लोग क्या करते हैं कि मानते नहीं है। सो अगर जिंदगी में आपके साथ बुरा हो गया, उसे मानो हाँ मेरे साथ बुरा हुआ। अब वो जो मैं जिस लड़की की आपको बात बता रही थी जो अब्यूज हुई थी, वो इस चीज को मान ही नहीं रही थी। लाइक नहीं, मेरे साथ ये गलत जोन सा वो नहीं हो सकता, मेरे साथ क्यों हो गया। लाइक एक्सेप्टेंस नहीं है जिंदगी में। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जो हो गया अब उसे कबूल करो, हाँ ये मेरे साथ हुआ है। नजरें नहीं चुरानी। जहां कहीं हम नजरें चुराने की कोशिश करते हैं, इट्स मीन कि हम साइकोलॉजिकली अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उन बातों को। डिफेंड करने का मतलब ये होता है कि उन बातों को हम अनकॉन्शियस में भेज रहे हैं। और अनकॉन्शियस को क्या चीज है जो हमारे बिलीफ को बना रहा है, जहां से थॉट्स प्रोड्यूस होनी है। तो इसलिए खुदा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की टर्म को थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, मीन हमारी वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम नजरें चुरा लेते हैं। सो फोर्थ वन इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पॉन्ड करें आगे से। किसी की चीज बुरी लगी, उसे कहें कि मुझे बुरी लगी है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। आपको ये बिल्कुल कह देने की जरूरत नहीं है चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम तुम ख्याल रखना, देखा जाएगा। लिमिट्स डिफाइन करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जो आपके साथ हो गया चाहे उसमें आपका कसूर था या दूसरे का कसूर था। लास्ट वन चीज ये है, रीन्यू एंड रिलीज। लाइक रीन्यू करें उन तमाम थॉट्स को। अब मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके साथ जिंदगी में पास्ट में ऐसा हो गया और उसके बाद जो उनसे वो अब उसे इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप से भी छुपा रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाह रही हूँ कि उन थॉट्स को अपने कॉन्शियस लेवल पे लेके आए, उसको सोचें,
कि वाकई उसने मेरे साथ बुरा किया, और उसके बाद रिलीज कर दें, अपने दिमाग में से निकाल दें। अगर आप नहीं निकालेंगे, यही जो रिलीज करना ना, यही फॉरगिवनेस है। आप फॉरगिवनेस नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आ जाएंगे, और आप बहुत ज्यादा हर्ट होंगे। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि हमें सबसे पहले तो अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है कि अगर कोई हमारे साथ कोई भी ऐसा फ़ेल हो जाता है, तो हमने उसके साथ रिस्पॉन्ड कैसे करना है। रिस्पॉन्ड करने के बाद हाँ हमें बिल्कुल, अपनी इमोशन से कंट्रोल करने का मीन आपने अपने थिंकिंग प्रोसेस को फॉरन थिंकिंग एक्टिव को करना है, फाइट और फ्लाइट में बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है। जी, तो अगर ऐसा हो जाए कि हमने किसी को माफ़ नहीं किया, तो उसके हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उस पे क्या असरात होंगे? और अगर हमने किसी को माफ़ कर दिया है, तो उसके क्या असरात होंगे? यानी कि बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं अनफ़ॉरगिवनेस के और फ़ॉरगिवनेस के जो है क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखो, अगर ना हम ये जितने भी फॉरेनर्स हैं या हमारे मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स हैं, इनकी जब स्टडी हम पढ़ते हैं ना, तो ये कहते हैं कि 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिनमें से नंबर 1 दिल की बीमारियाँ होती हैं, और दिल की बीमारियाँ ज़्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि ये हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देती हैं, और ये ही हमें फिज़िकल डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाती हैं। अब वो दिल की बिल्कुल, बीमारियाँ क्या हैं? नफ़रत, कदूरत, लालच करना, हवस करना, दूसरों को उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, ये वो बीमारियाँ हैं। ये कब होती हैं? जब जब दिल आपका जो उनसे साफ नहीं होता। दिल कब नहीं साफ होता? जब हम माफ नहीं करते। माफ़ सो नहीं माफ कर करते। देना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि इन तमाम चीज़ों से बचें। अब क्या होता है कि जब हमने माफ नहीं किया, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो गई। आप किसी को नहीं बता रहे, आप अपने अंदर रख रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता आपकी नेगेटिव थॉट्स, हमारी जो अपनी एक्चुअल वर्ड होती है, जिसमें हम अपने आप से ही बातें कर रहे होते हैं, उसमें हम किसी भी नई चीज़ को देख के पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कितनी शोखी बन रही है, 4 पैसे क्या आ गए, क्या महसूस करना शुरू कर दिया। लाइक ये वो बातें जो अपने आप से कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं? दिल के अंदर मसले होते हैं। सो माफ बिल्कुल, कर देना इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, अभी तो मैंने आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बताए, आप ना करें माफ किसी को। कुछ टाइम के बाद स्टमक अपसेट हो जाएगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको हो जाएँगे, बीपी आपका शूट करना शुरू हो जाएगा। आपको जो उनसे एकदम से अग्रेसिव होना शुरू हो जाओगे, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू कर दोगे, रोना शुरू कर दोगे। सो इसलिए माफ कर देना जो उनसे ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अपनी ज़रूरी है। फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है। तो माफ़ कर देना किस तरह से हमारा रूहानी ताल्लुक बनाता है अल्लाह ताला के साथ? अगर हम लोग इसकी बात करें, अभी तो हमने सारी अपने मेंटल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ की, इन सब चीज़ों की बात की है। तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ किस तरह से इससे जो है वो इंक्रीज़ होती है और किस तरह से हमारा रिलेशनशिप बनता है अल्लाह ताला के साथ? जी, आज की हमारी जितनी भी डिस्कशन थी, उसका सेकंड पार्ट यही था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और स्पिरिचुअल रिलेशन हमारा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा अगर हम किसी को माफ़ कर देंगे। सो सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी मीन नेचर के साथ कनेक्शन आपका, ठीक है? लाइक यूनिवर्सल कनेक्शन जब आपका बनता है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। अब उसमें चूँकि बीइंग अ मुस्लिम हमें ये पता है कि अल्लाह ताला इस कायनात के मालिक हैं, हमें बनाने बिल्कुल, वाले, इस दुनिया को, इस तमाम जहानों को बनाने वाले हैं। सो हमारा मेन मकसद तो उनके साथ अपना कनेक्शन कायम करना होता है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अल्लाह ताला ने जैसे यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर कुछ फोर्सेस रखी हैं जिनका हमें खुद भी नहीं पता होता। जब भी कोई हम काम करते हैं या किसी काम की नीयत करते हैं, तो वो यूनिवर्सल फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं और हमें अपने मकसद में कामयाब करने में लग जाती हैं, क्योंकि हमारा हमारी अंदर से कोशिश होती है और हम अंदर से ये चाह रहे होते हैं। सेम इसी तरह ये तमाम यूनिवर्सल फोर्सेस हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि अल्लाह ताला ने कुछ एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी के अंदर रखे हैं। और पहले मैं आपको एनर्जी सेंटर्स का बता दूं, फिर मैं इसका कनेक्शन आपको बताऊंगी फॉरगिवनेस के साथ कैसे है। लाइक फर्स्ट 7 जून से एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। फर्स्ट 1 जून से एनर्जी सेंटर इधर है, ठीक है? लाइक इसको क्राउन भी बोलते हैं। ये जो हमारा एरिया होता है ना, ये डायरेक्ट हमें हमारा डिवाइन कनेक्शन कायम करता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कायम करता है। सेकंड एनर्जी सेंटर यहाँ पे होता है, जिसे थर्ड आई भी बोला जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये हमें डायरेक्शन देता है लाइफ में, पर्पस जो उनसे हमारा इसकी तरफ, इसी की वजह से आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ये थॉट, जो ये जो होता है थॉट है,
ये इसका यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने एक एनर्जी सेंटर रखा हुआ है। ये क्या करता है कि हमारे अंदर सेल्फ एक्सप्रेशन पैदा करता है। लाइक हमने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी पॉजिटिविटी को अपनी नेगेटिविटी को कैसे बताना है। देन उसके बाद हार्ट है। हार्ट जो उनसे ये हमारे लव के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, लोगों के साथ न्यू रिलेशन बनाने, उसके साथ इन्वॉल्व होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन जो उनसे आता है वो सन आता है। लाइक हमारे स्टमक के पास एक एनर्जी सेंटर है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंटर कहलाता है। ये क्या करता है कि हमें पर्सनली एम्पावर करता है, पावर प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद जो है हमारा आता है सैक्रल चक्र आता है। अब वो सैक्रल चक्र क्या करता है कि हमें प्लेयर की तरफ लेके जाता है, जिंदगी में उससे खुशी हमें मिलती है। एंड लास्ट वन एनर्जी सेंटर जो है हमारा वो रूट है, लाइक पाँव की साइड पे होता है, जो कि हमें बिलोंगिंगनेस की तरफ लेके जाता है, मनी माइंडेड हमें करता है, हमें ये बताता है कि जिंदगी में हमने कैसे कामयाब कर होना है। ये तमाम चीजें। अच्छा, अब क्या है कि इन तमाम एनर्जीज के जो सेंटर्स हैं, इनको जो है ना वो नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे ये चीजें क्लियर होंगी ना, वैसे वैसे हम नेचर के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। लाइक फर्स्ट वन, थॉट्स अपनी पॉजिटिव कर लो। लाइक ओके। विजन अपना जो है ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेस करो, अपने आप को, दिल को साफ रखो, अपने आप के लिए हमेशा अच्छी बातें सोचो, अच्छा सिलेक्ट करो, खुशियों की तरफ जाओ, खुशियां दो, खुशियां लो, और हमेशा सक्सेस के लिए सोचो। अल्लाह ताला ने कहा है हिम्मत करो। अब जब ये देखो, ये तमाम एनर्जी सेंटर को जब हम पॉजिटिवली कनेक्ट करते हैं किसके साथ, कि जब आपने किसी को माफ कर दिया ना, ये ऑटोमेटिकली जो है सारे एनर्जी सेंटर्स क्लीन हो जाएंगे। जैसे ही क्लीन होंगे, हमारी ये एनर्जीज निकल के इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो जाएगी, और वो फोर्सेस जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं हमारी इंटरनल फोर्सेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, कनेक्ट जो हो हेल्प जाएंगे। करती हैं हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप में। लाइक हमने अभी तक ये बहुत सुना है कि माफ कर देना चाहिए, दिल में अल्लाह ताला रहते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक रिलेशनशिप क्या है, ये हमें कोई नहीं बताता कि असल में बिल्कुल साइंटिफिकली सही। ये क्या कॉन्सेप्ट है, और कैसे हमने स्पिरिचुअली अपनी अपनी ज़ात को नीट करना है, कैसे हमने अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होना है, और कैसे फिर जादू होता है, कैसे फिर मोजे होते हैं ज़िंदगी में, कि अल्लाह ताला हमें वो सब हमारे सामने होता दिखाता है जो कि दूसरों को यकीन ही नहीं आता। सिर्फ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये नहीं कि हमें सिर्फ खुद को क्लीन करना है और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अपनी जितनी भी एनर्जी सेंटर्स हैं उन्हें पॉजिटिव करने की, उन्हें नीट करने की, साफ करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो तभी थैंक यू जब सो आप मच। आपके अंदर फॉरगिवनेस आएगी, आप माफ़ कर दोगे दूसरों को। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इट वाज़ रियली हेल्दी टॉक संजना विद यू, और बहुत मज़ा आया इसको कंटिन्यू करने का। होपफुली हम आपको नेक्स्ट फिर किसी अच्छे टॉपिक पे, किसी दिलचस्प टॉपिक पे बुलाएँगे। हम लोग बात करेंगे और दोबारा से फैज़-याब होंगे आपके इस नॉलेज से। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोगों ने हमें जॉइन किया। दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। लव।